अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर दैट्स टेकन फ्रॉम 8th क्लास जियोग्राफी और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी एक चैप्टर में रिसोर्स में पढ़ा था, रिसोर्स क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है और ह्यूमन्स क्यों इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एज अ रिसोर्स। साथ ही में हमारे और वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक्स या डिसलाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो और ज़्यादा बच्चों को और ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत हम करेंगे डेफिनेशन से। यू कैन सी हियर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड और यूटिलाइज्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स इज अ रिसोर्स। हर वो चीज़ जो हमारी नीड या हमारी डिमांड या हमारी डिज़ायर को सेटिस्फाई करती है या जिसका यूज़ हम करते हैं, दैट्स अ रिसोर्स। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि दो टाइप्स है, नेचुरल है, मैन मेड है। बेस्ट एग्जांपल देंगे मैन मेड रिसोर्सेज की तो यू कैन सी हियर रोड्स, बिल्डिंग्स एंड टेक्नोलॉजी। नेचुरल रिसोर्स की एग्जांपल देनी हो तो हम कह सकते हैं वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट्स एट्सेट्रा। सो ह्यूमन बींग्स और पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। व्हाई? ये ह्यूमन बींग ही होते हैं, दीज आर द ह्यूमन बींग विच यूज और विच यूटिलाइज सर्टन थिंग्स टू मेक दम रिसोर्स। ये इंसान ही है, ह्यूमन बींग्स ही है जिनके पास स्किल है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है और उसी इन्हीं चीज़ों की वजह से वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ को अगर रिसोर्स बनाना है तो वो ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 200 साल 300 साल पुरानी, तो ऐसी भी चीज़ें थी दुनिया में जिनको कोई यूज़ नहीं करता था, जो किसी काम की नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन आज वो यूटिलाइज हो रही है। जैसे विंड्स की बात करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी की बात करेंगे, तो पहले इनको यूज़ नहीं किया जाता था, सो दे वर नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्स, लेकिन आज यूज़ किया जाता है, सो दे आर कॉल्ड रिसोर्स। तो ये सब किसने किया? दीज वर ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने इनको रिसोर्स में कन्वर्ट किया। तो हम कह सकते हैं nature's bounty becomes significant only when people find it useful। तो तभी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है इस कायनात पे, इस अर्थ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो तभी रिसोर्स बन सकती हैं जब लोग उनको यूज़ करते हैं। पिक्चर और फ्लो चार्ट यू कैन सी हियर। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स की दो टाइप्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन रिसोर्सेज की एग्जांपल्स है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसी तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की दो एग्जांपल्स यहाँ पे है, दो क्लासिफिकेशंस है, कॉन्टिन्यूस और फ्लो या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में फिर से दो क्लासिफिकेशंस है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमें जानना है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। सो इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ दुनिया की हो, ये एक इंसान ही यूटिलाइज करके उसको रिसोर्स बना देता है। तो उसकी डिमांड्स, उसकी एबिलिटीज़, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन या फिर उसकी टेक्नोलॉजी, यही वो चीज़ें हैं जो इंसान यूज़ करके बाकी चीज़ों को रिसोर्स कर लेता है, रिसोर्स बना देता है। So hence human resource is the ultimate resource. Healthy, educated, motivated people develop resource as per their requirements. चाहे वो healthy mentally हो या physically हो, educated होना ज़रूरी है। Motivated people, यही वो चीज़ है, यही वो लोग हैं जो develop करते हैं resources को as per their requirements। यानी हम ही लोग हैं, people ही है जो किसी भी चीज़ को resource में convert कर सकते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जिस तरह बाकी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, हर जगह पे फॉरेस्ट्स नहीं है, हर जगह पे डेजर्ट्स नहीं है, हर जगह पे माउंटेन्स नहीं है, हर जगह पे मार्शी लैंड नहीं है, हर जगह पे प्लेटोज नहीं है, या हम कहेंगे ये वेरी होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट के, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। तो बिल्कुल उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी हर जगह पे सेम नहीं है, ये हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम है, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे बिल्कुल नहीं है।
So the human resource varies from one part of the world to the other part of world. They also differ in their educational levels. कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोगों की एज ज़्यादा है, कुछ लोग बच्चे हैं, कुछ लोगों की एज जो है जिसको हम कहते हैं ग्रोइंग एज या जिसको हम कहते हैं वर्किंग एज, तो एज के हिसाब से भी ये डिफ़र करती है, सेक्स के हिसाब से भी, मेल एंड फीमेल। तो इस तरह से जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, ये भी आपस में डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। सो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो कीप चेंजिंग। बिल्कुल इनके नंबर्स, कहीं पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कहीं पे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो ये नंबर्स चेंज होते रह रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके चेंज होते रहते हैं। यानी जो पहले हम गांव की बात करें तो गांव में एक तरह के लाइफ स्ट्रक्चर है, जबकि शहरों में दूसरी तरफ से दूसरे किस्म का लाइफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जो डेवलप्ड सिटीज़ है उनमें एक तरफ का लाइफ स्टाइल है, उनमें लोगों के अलग जो नेचर डिज़ायर्स होते हैं या जो उनका तरीका होता है अर्न करने का या जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो डिफ़र करती है, और जिसी तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी वो डिफ़र करते हैं। तो चले जानते हैं थोड़ा सा और ह्यूमन रिसोर्स में आखिर ऐसा क्या है कि वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। सबसे पहले पोटेंशियल ही होता है, ये इंसान की कैपेबिलिटी डिसाइड कर लेती है कि इंसान क्या कर सकता है। से फॉर एग्जांपल स्किल्ड पीपल ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कंपेयर टू अनस्किल्ड पीपल। दूसरा, एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉयज़ होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। स्किल सबके पास नहीं होता, जिनके पास होता है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव। इसी तरह से रिसर्च, ट्रेनिंग या फिर रिक्रूटिंग या फिर परफॉर्मेंस या फिर लीडरशिप, ये वो चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बना देते हैं। यानी इन्हीं चीज़ों की वजह से एक इंसान को हम रिसोर्स का नाम देते हैं। So distribution of population. As I have already told you that the people are not equally distributed across the world. So the way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. जिस तरह से जो लोग पूरी दुनिया में फैले हुए, इस अर्थ पे फैले हुए, हर जगह पे सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. As we know, जो हमारी अर्थ है इसका ऑलमोस्ट 70% वाटर है, 30% लैंड एरिया है। उस 30% लैंड एरिया में भी सिर्फ 30% ही है, यानी जितनी भी हमारे पास लैंड टोटल अवेलेबल है अर्थ पे, उसमें सिर्फ 30% पे 90% पॉपुलेशन रहती है, जबकि बाकी जो 10% पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 70% एरिया पे रहते हैं। इसका मतलब वो 70% एरिया या तो हैबिटेशन के लायक नहीं है, या फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ वहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, या वहाँ पे हर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड एरिया पे रहती है, बाकी 10% डिस्ट्रीब्यूट हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 70% लैंड एरिया। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। तो अनइवन तो होगी क्योंकि हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट एक जैसी पॉपुलेशन नहीं रखती है, यानी हर जगह पे पॉपुलेशन सेम नहीं है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, बहुत कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जगह भी नहीं होती है। और सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कुछ ऐसे भी एरियाज है, कुछ ऐसे भी लैंड पीसेस है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और ज़मीन ज़्यादा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लैंड कम पॉपुलेशन ज़्यादा, और कहीं पे पॉपुलेशन कम लैंड ज़्यादा। सो द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो पॉपुलेटेड है, यूरोप भी पॉपुलेटेड है, साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेटेड है, साउथ एशिया पॉपुलेटेड है। सो दीज आर द पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains and areas of equatorial forests. बहुत कम लोग हैं जो प्रेफर करते हैं हाई लैटिट्यूड्स पे रहना, जहाँ पे हाइट हो, यानी माउंटेनस रीजन्स पे या ऊंचाई पे, इस तरह की प्लेसेस पे।
ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में जहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल होता है लेकिन प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता, हाई माउंटेन्स पे नहीं रहते हैं, या फिर जो एरियाज़ इक्वेटरल फॉरेस्ट्स में होते हैं, यानी इक्वेटर के आसपास वाले फॉरेस्ट्स में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। सो मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ज़्यादातर लोग जो नॉर्दर्न पार्ट है इक्वेटर का, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जबकि साउदर्न पार्ट जो इक्वेटर का है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। यानी अगर हम कंपेयर करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न में ज़्यादा, साउदर्न में कम। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल live in two continents, Asia and Africa. 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स पे रहती है, एशिया और अफ्रीका। तो इससे पता चलता है अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। सिर्फ दुनिया की 10 कंट्रीज है जहाँ पे दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है, और हर कंट्री में ऑलमोस्ट देयर आर 100 मिलियन पीपल। तो दुनिया की ऐसी कौन सी 10 कंट्रीज है, जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंटल हिसाब से दिया गया है, ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। एक कलर है लिव इन एशिया, एशिया के पीपल जिनको येलो कलर दिखाया गया है। फिर उसके बाद यूरोप का अलग कलर दिखाया गया है, अफ्रीका का अलग कलर दिया गया है, इसी तरह से सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिका का, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर पैसिफिक आइलैंड। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे नज़र आती है एशिया की, दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है अफ्रीका, इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको यूरोप भी नज़र आएगा, और फिर इसी तरह से फिर जो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, या बाकी जो आइलैंड्स है। तो इससे पता चलता है दुनिया की पॉपुलेशन हर जगह पे सेम नहीं है। एक और आपके सामने पिक्चर है, फ्लो चार्ट है, इसमें आप देखेंगे दुनिया की 10 कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त 2021 में चाइना में है, उसके बाद इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, निगेरिया, रशियन फेड, या फिर जापान। यानी पहली कंट्री जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है चाइना, और इन 10 कंट्रीज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है वो है जापान। तो चाइना और जापान के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आती है ये सारी कुल मिलाकर 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़। एक और मैप आप देख सकते हैं ईयर के हिसाब से। 1950 की बात करेंगे तो आपको एशिया में, एशिया का कलर मरून दिया गया है, रेड कलर ऑलमोस्ट, तो उस टाइम पे 55.2% पॉपुलेशन थी। 2050 की बात करेंगे, 2050 की बात करेंगे तो ये बिलीव किया जाता है उस टाइम पे 54.2% पॉपुलेशन हो सकती है। इसी तरह से 2015 में देखेंगे तो 59.8% पॉपुलेशन दिख रही है एशिया में। अगर 2100 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 43.6% पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अफ्रीका की बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा 1950 में अफ्रीका की पॉपुलेशन 9.1 थी, जबकि 2015 में 16.1% हो गई, जबकि 2100 में, या हम कहेंगे 2050 पहले 25.5%। इसी तरह से 2100 में बिलीव किया जाता है अफ्रीका की पॉपुलेशन 39.1% पॉपुलेशन हो सकती है। It means population is increasing day by day in Asia and Africa mostly. Similarly, अगर आप देखेंगे यूरोप को जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, 1950 में इसकी पॉपुलेशन 21.7% थी, 2000 में यही पहुंच गई डिक्रीज होकर 10%, जबकि ये माना जाता है 2050 में इसकी पॉपुलेशन 7.3 होगी, और 2100 में ऑलमोस्ट 5.8%। इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। इससे पता चलता है कुछ कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कुछ कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो ओशनिया की बात करेंगे, आप देख सकते हैं 1950 में 0.5%, 2015 में ऑलमोस्ट 0.5% ही रही है, जबकि 2050 में माना जाता है 0.6 होगी, और 2100 में भी माना जाता है 0.6% पॉपुलेशन हो सकती है।
तो ये अभी इस वक्त एस्टिमेट किया जा रहा है, जिस तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह से डेथ रेट्स डिक्रीज़ हो रही है, उस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है. सो वी कैन से पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. एक और आपके सामने यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें रिलीजन के बेस पे पॉपुलेशन देखी गई है. दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है. क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन है 33%. फॉलोड बाई दूसरे नंबर पर इस्लाम यानी मुस्लिम्स, जिनकी पॉपुलेशन इस वक्त 21% है. तीसरे नंबर पर हिंदुइज़्म जो 14% के आसपास है, जबकि नॉन रिलीजियस पीपल जिनका कोई मज़हब नहीं है 12% के आसपास है. बुद्धिस्ट्स की बात करेंगे तो 6% पॉपुलेशन है. चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल गॉड्स गॉडेसेस की पूजा करते हैं उनकी पॉपुलेशन 6% के आसपास है. इसी तरह से अफ्रीकन मिक्सड यहाँ पे 6% दिखा रहे हैं और बाकी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो है 4%. तो दुनिया के नंबर 1 पॉपुलेशन इस वक्त है क्रिश्चियंस और दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स. तो ये मैंने दिखाया कि किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड द वर्ल्ड. हर जगह पे पॉपुलेशन सेम नहीं है. इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट वेरीज फ्रॉम इवन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज एंड इवन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और फिर अपने कमेंट्स से भी हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.